स्टार्टिंग किया था सर। मतलब क्या पढ़ाया था बताओ मेरे को, कुछ आइडिया दो कहाँ तक हुआ, तो उसके आगे मैं पढ़ा दूंगा। फिर वही स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर वाला दिखाया था सर। ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। यस, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है सर। मतलब ट्रांसफार्मर में कहाँ तक पढ़ाया गया था, आप अच्छे से मुझे वो नहीं। बता दो, मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बता दो ट्रांसफार्मर में कहाँ तक पढ़ाया गया, लास्ट टॉपिक बोल दो, वहीं से पढ़ा या ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ा दे आपको। स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग। ट्रांसफार्मर पढ़ा दूं मैं आपको पूरा टॉपिक। यस सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में स्टार्ट कर लेंगे ये टॉपिक। ठीक है, लिखिए टॉपिक ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर जो नाम है ना, इस नाम से भी बहुत सी बातें क्लियर हो जाती है कि ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है चेंज करना। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है दैट एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट बस। So transformer is a device that transforms, और क्या ट्रांसफॉर्म करता है, ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म यानी कि वन वैल्यू टू अदर, है ना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि एक कुछ सर्टेन वैल्यू है उससे कुछ चेंज करके दूसरे वैल्यू तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को, वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करता है, यानी कि ये लो वोल्टेज को हाई बना सकता है, 10 वोल्ट को 50 वोल्ट में चेंज कर सकता है और 50 वोल्ट को 10 वोल्ट में चेंज कर सकता है। तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लो को हाई किया ना, इंक्रीज करा ना वोल्टेज को, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चे। एंड एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को, हाई वैल्यू को लो बना दे, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप लो को हाई, स्टेप डाउन हाई को लो। ठीक। एक क्वेश्चन आया है 1 मार्कर में कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन से एक बात क्लियर हो जाती है कि डेफिनेटली दो कॉइल्स होंगे, एक प्राइमरी कॉइल होगी, एक सेकेंडरी कॉइल होगी। म्यूचुअल इंडक्शन तो पढ़ा होगा आपने ईएमआई के अंदर, किस तरीके से कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है या वोल्टेज इंड्यूस होता है ना। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि वी विल यूज टू कॉइल्स फॉर म्यूचुअल इंडक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर। सो हाउ डज इट वर्क, लेट्स सी वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। What do? We take a soft iron core and इसको हम लोग वाइंड कर देते हैं, फिर दूसरे तरफ से भी वाइंड कर देते हैं।
इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी हमें एक सोर्स कनेक्ट करना होता है वोल्टेज के आउटपुट के लिए, ठीक है। दिस साइड वी गिव वोल्टेज इनपुट जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। लेट अस सपोज स्टेप अप है तो हमें जो लो वोल्टेज है उसको हमें यहाँ पे प्राइमरी कॉइल पे देना होगा, सेकेंडरी कॉइल पे हमें हाई वोल्टेज मिलेगा। दिस इज वोल्टेज आउटपुट। ये पढ़ाया गया था बेटा? नो सर। ओके, वोल्टेज आउटपुट आप क्लियर देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड में कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, राइट साइड में जो कॉइल है वो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा। अच्छा, ये बीच में जो मैंने रेक्टेंगुलर शेप बनाया ये क्या है? दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है ये? सॉफ्ट आयरन कोर है ये, ठीक। दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, अब ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, किस काम के हैं, वो समझाते हैं। देखो बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर के अंदर कि सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक खास बात होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा क्योंकि आपने वोल्टेज इनपुट दिया है प्राइमरी कॉइल के अंदर, इस कॉइल को हम लोग प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं। कह रहे हैं और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है बच्चे? ओके, तो प्राइमरी कॉइल में आपने वोल्टेज इनपुट दी है तो इसकी वजह से करंट आएगा और करंट की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है। और वो फील्ड लाइंस, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो प्राइमरी कॉइल है ये एक सोलेनोइड के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि सोलेनोइड में क्या होता है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के अबाउट अगर हम कॉपर कॉइल को या कॉपर वायर को वाइंड अप कर दें तो वो एक सोलेनोइड बन जाता है। सिमिलरली ऐसी कुछ फिगर दिख रहा है ना आपको, अगर आप इस रीजन को यहाँ से लेके यहाँ तक रीजन को देखिएगा तो ये सोलेनोइड के जैसा बिहेव कर रहा है ना। इट इज एक्टिंग लाइक अ सोलेनोइड, इट विल एक्ट लाइक अ सोलेनोइड। सोलेनोइड जैसा दिख रहा है। सोलेनोइड की खासियत यही होती है कि हम एक आयरन कोर के ऊपर अगर कॉपर की वाइंडिंग कर दे तो सोलेनोइड बन जाता है। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही वहां पे, यहाँ पे भी वैसे ही स्ट्रक्चर है, तो ये सोलेनोइड कह सकते हैं इसको। सोलेनोइड की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो सोलेनोइड के अंदर वो स्ट्रेट लाइन के जैसे स्ट्रेट लाइन में होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं। फील्ड लाइंस इस तरीके से ये फील्ड लाइंस होंगी लाइक दिस, ठीक है बेटा? ओके, अब ये सॉफ्ट आयरन कोर का काम यहां शुरू होगा। सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी खासियत ये है कि ये फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा कि इन फील्ड लाइंस को ये दूसरे कॉइल में लेकर चला जाएगा लाइक दिस। और इससे क्या फायदा होगा? इंडक्शन प्रॉपर होगा। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस दूसरे कॉइल में लिंक करेंगे उतनी ज्यादा फ्लक्स होगा, उतनी ही ज्यादा इंड्यूस करंट आएगा, इंडक्शन उतना ही प्रॉपर होगा, है ना। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर का काम इतना ही है कि वो सारे ही मैक्सिमम से मैक्सिमम फील्ड लाइंस को वो दूसरे कॉइल तक या दूसरे वाइंडिंग एंड पे लेके चला जाता है, जिससे क्या होता है कि फील्ड लाइंस जिससे क्या होता है इंडक्शन प्रॉपर होता है और ट्रांसफार्मर प्रॉपर काम करता है। दिस इज द काम ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। बात समझ रहे मेरी आप? यस सर। वेरी गुड, समझना भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सारे फील्ड लाइंस कुछ इसमें चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा समझो बात को। हमने पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द वाइंडिंग, एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, प्राइमरी कॉइल का जो एक टर्न का एरिया है, ये एक टर्न का एरिया, लेट अस सपोज दिस इज ए, एरिया उतना ही होगा एक टर्न का सेकेंडरी कॉइल में भी,
भले नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा, बट एरिया ऑफ वन कॉइल तो सेम ही रहेगा ना बेटा. ओके. Yes, sir. Let us suppose total number of turns in the primary coil is NP and total number of turns in the secondary coil is NS. ठीक है. तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है B इंटू A. अब जब नंबर ऑफ ये जो फील्ड लाइंस प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएंगी इंड्यूस होके, फील्ड लाइन सेकेंडरी में जब जाएंगी तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा है. जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स. यही तीन फील्ड लाइन जो है वो प्राइमरी कॉइल में कम स्ट्रेंथ पैदा करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, और यही वाले तीन जो लाइंस हैं ये सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा स्ट्रेंथ बना देंगी. क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है ना. हमें पता है ना कि B डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स. Yes. याद है फॉर्मूला? याद है आपको सोलेनोइड की क्या होता है फॉर्मूला? B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इनटू N इनटू I. तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है. सो B डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, तो B विल चेंज. अब B चेंज करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी में तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन होगा. इंडक्शन के लिए बेसिक रूल यही है, जब करंट या वोल्टेज तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स करेगा. तो प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों वेरी कर रहा है, दोनों वेरी करेगा तो फिर वहां पे क्या आएगा? म्यूचुअल इंडक्शन होने लगेगा. ओके, क्लियर बात है बेटा? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में हर एक सिंगल टर्न का फ्लक्स, सिंगल टर्न का एरिया और सिंगल टर्न का मैग्नेटिक फील्ड, ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सेम रहेगा? नहीं रहेगा. एक टर्न की बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी में सिर्फ डिफरेंस नंबर ऑफ टर्न्स का है, कुछ और डिफरेंस नहीं है. एरिया दोनों का सेम है. देखो ना, एक का नंबर ऑफ टर्न्स NP है, दूसरे का NS है. नहीं, यही तो डिफरेंट है. एरिया दोनों का सेम है. मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न की वजह से सेम रहेगा दोनों में. तो फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल. आपको वर्किंग समझ में आएगा अगर ये बात समझ रहे हो आप तो? फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल. बेटा समझ में आ रहा है? बोलो. नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. नहीं आएगा तो फौरन बोलना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. Okay. ठीक है. मान लेते हैं दोनों का फ्लक्स जो है फाई है, फाई मान लेते हैं. दोनों के एक टर्न के फ्लक्स को फाई मान लेते हैं. ठीक है. जब एक टर्न का फ्लक्स फाई है तो प्राइमरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NP है, तो टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, जिसको हम लोग 5P के लेते हैं, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, इक्वल टू क्या होगा? एक टर्न का फ्लक्स है 5, टोटल NP टर्न्स है तो NP इंटू 5 होगा. नहीं होगा बेटा? बोलो. Yes. एक टर्न का फ्लक्स 5 है, एक टर्न का फ्लक्स 5 है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NP है तो NP इंटू 5. Yes sir. है ना? इफ यू हैव 5 नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, कितने पैसे होंगे आपके पास? 5. इफ यू हैव 5 10 रुपी नोट्स, आपके पास कितने पैसे होंगे टोटल? इफ यू हैव 5 notes of 10 rupee, how many money would you have? 50. 50. Simple. 10 into 5 है ना? Yes. Similarly, एक टर्न का फ्लक्स है 5, टोटल टर्न से NP या N1 कह लो. चलो अगर तुमको NP थोड़ा सा लग रहा है कि NP उनपी क्या है, चलो इसको N1 कह लो, कोई बात नहीं. N1 और इसको N2 कह लो. ठीक है. यहाँ पे मैं 5-1 और N1 लिख देता हूँ. N1 into 5 अब सही है ना? Yes. वेरी गुड. बट आप बताओ, तुम खुद बोलोगे टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कितना होगा? N2 into flux. Exactly. 5-2 is equal to NT into 5. कोई दिक्कत? No sir. Flux दोनों का सेम होगा.
नहीं बेटा सेम क्या, N1 N2 अलग अलग है ना, वहां पे N1 फाई था, यहाँ पे N2 फाई है, N1 N2 अलग अलग है और वो अलग होना ही पड़ेगा, ट्रांसफार्मर में N1 N2 डेफिनेटली हमेशा अलग होंगे। yes, हाँ ओके। अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था बेटा, बोलो, ईएमआई पढ़ा था ना आपने, इंड्यूस्ड ईएमएफ induced इन EMF. प्राइमरी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पता है आपको? हाँ, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। yes है, हाँ d5/dt. डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ पे प्राइमरी की बात करें तो लिखेंगे फाई वन डी फाई वन अपॉन डी टी, तो ई वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एन वन फाई अपॉन डी टी, और ये होगा माइनस एन वन डी फाई अपॉन डी टी, ये हो गया तुम्हारा E1, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। समझ रहे हो बात को बेटा? Yes sir. वेरी गुड, शाबाश। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी बच्चे? E2 इज इक्वल टू सेम माइनस डी फाई टू अपॉन डी टी, और फाई टू की वैल्यू है N2 फाई, तो होगा माइनस N2 इंटू डी फाई अपॉन डी टी, तो E2 भी निकल आया, E1 भी निकल आया। ठीक है, E2 भी निकल आया और E1 भी निकल आया। ओके Yeah. अब एक चीज देखो बेटा, अगर लेट अस सपोज इफ ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, अगर ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से स्टेप अप या स्टेप डाउन है, लीकेज या लॉसेस नहीं है, ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, और 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर को कहते हैं हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आइडियल ट्रांसफार्मर से ही आएंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर है तब। अगर ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, इन दैट केस पता नहीं क्यों एंगमो ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, आई डोंट नो, शिट। आपने नोट कर लिया था क्या, जहां तक मैंने लिखा था? एंगमो बेटा, एम आई ऑडिबल? Yes sir. आपने नोट किया था जहां तक मैंने लिखा था? Efficient वाला नहीं लिखा सर, ट्रांसफार्मर। अच्छा ठीक है, उसके पहले ईएमएफ लिख लिया था सेकेंडरी और प्राइमरी में?
यस सर। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद मैं कराता हूँ। तो यहाँ पे लिखना था कि इफ ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर को हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो किताबों में आइडियल ट्रांसफार्मर लिखा रहता है, तो आप समझ जाना 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। तो अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, जब क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में तो लिखा रहेगा आइडियल ट्रांसफार्मर, मेंशन रहता है, ठीक है। तो इन दैट केस आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि जितना पावर आपने दिया उतना पावर आपको मिलना चाहिए। सिंपल है ना। पावर इनपुट शुड बी इक्वल टू पावर आउटपुट। कोई भी मशीन आइडियल तभी होती है जब उसके अंदर लॉसेज नहीं होते हैं, जितना इनपुट उतना आउटपुट। सिंपल है ना। लॉसेज होंगे तो आइडियल नहीं होगा, लेकिन जब लॉसेज नहीं होंगे तो आइडियल कहा जाएगा, है ना। मशीन की ये खासियत है, जितना आपने एनर्जी दी उतनी एनर्जी अगर आपको दूसरे एंड पे मिल गया, मतलब कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट है, उसमें कोई लॉस नहीं है, ठीक है। सो पावर इनपुट शुड बी इक्वल टू पावर आउटपुट इन दिस केस। अच्छा बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। पी इक्वल टू क्या होता है? वी इनटू आई। यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है? यहाँ पे वोल्टेज तो ईएमएफ है, यस सर। है ना। तो ईएमएफ इनटू करंट होगा वोल्टेज पावर। तो पावर इनपुट किससे मिल रहा है? प्राइमरी कॉइल से मिल रहा है। तो प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ क्या है? E1, और प्राइमरी कॉइल की करंट को I1 कह लेते हैं। वुड बी इक्वल टू सेकेंडरी पावर आउटपुट कहां से मिल रहा है? सेकेंडरी कॉइल से। इसके ईएमएफ को मैंने E2 कहा और इसके करंट को मैं I2 कह लेता हूं, ठीक है। तो यहां से आपको रिलेशन क्या मिलेगा? यहां से रिलेशन मिलेगा आपको E2 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू I1 अपॉन I2, है ना। यहाँ पे I1 क्या है? I1 इज द करंट इन प्राइमरी, और I2 क्या होगा? I2 इज करंट इन सेकेंडरी। ठीक है बेटा। यस। एक रिलेशन मिल गया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये काम आएगा, क्वेश्चन अभी करवाऊंगा तो ये काम आएगा। अच्छा, एक चीज और देखो बेटा इसमें कि सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ E2 है, सेकेंडरी कॉइल का करंट I2 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I? यानी कि जिस कॉइल में करंट की वैल्यू कम होगी उसका ईएमएफ ज्यादा होगा, है ना। जब करंट की वैल्यू क्यों ज्यादा होगा? रिलेशन दिख नहीं रहा आपको? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, है ना बच्चे। यहाँ पे रिलेशन क्या दिख रहा है कि ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जिस कॉइल में करंट की वैल्यू कम होगी उस कॉइल में जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज यानी कि ईएमएफ जो होगा वो हाई होगा, और जिस कॉइल में करंट की वैल्यू अगर हाई होगी, करंट ज्यादा होगा, उस कॉइल में वोल्टेज की वैल्यू लो होगी। तो अगर कोई पूछे आपसे कि ये पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, कैसे पहचानोगे? करंट को देखो, अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट कम है तो उसमें वोल्टेज ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें वोल्टेज ज्यादा है, मतलब कि स्टेप अप है। समझ रहे हो बात को बेटा? नो सर। नहीं समझ में आया? मैं लिख देता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ इस ये चीज रिलेशन समझ में आ गया ना कि ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यस सर। क्योंकि देखो E2 यहाँ पे है, I2 यहाँ पे है, तो इनवर्स रिलेशन है ना इन दोनों के बीच में। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट सेकेंडरी कॉइल में, लिखो यहाँ पे इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, अगर करंट की वैल्यू लो है, ठीक है, तो करंट जब लो होगा तो वोल्टेज हाई होगा, और ऐसे केस में इस ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा मतलब कि स्टेप अप हुआ, है ना। सर वो वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज होगा सर ये में। हाँ हाँ, वो इंड्यूस वोल्टेज ही होता है। तो इंक्रीज करके वोल्टेज मिला सेकेंडरी कॉइल में, तो प्राइमरी से इंक्रीज हुआ तो स्टेप अप। ये वोल्टेज प्राइमरी का है सर? नहीं, सेकेंडरी कॉइल की बात लिखा है ना मैंने, सेकेंडरी कॉइल में आप सेकेंडरी कॉइल को ही देख के बताओगे ना वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। अगर मैं बोलता हूँ कि प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ जो है वो 5 वोल्ट है और सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ जो है
वो 10 वोल्ट है। बोलो बेटा स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप अप सर। स्टेप वो अप। वोल्टेज को देखते हैं सर। हाँ, तो सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज को देख के ही तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को ही तो ट्रांसफॉर्म करता है ना, वोल्टेज को ही तो ट्रांसफॉर्म करता है, वोल्टेज को ही तो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से सिर्फ आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे ना, आपको सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज को देखना पड़ेगा, वो हाई है या लो है। अगर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्राइमरी से हाई है तो स्टेप अप, अगर लो होता तो स्टेप डाउन। यस। वेरी गुड। तो मैंने क्या बोला कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी कॉइल के करंट से भी अफेक्टेड होगा। अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट लो गया है, प्राइमरी से कम है, तो इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होगा, हाई होगा। तो ऐसे केस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर मान लो कहीं लिखा है, फॉर एग्जांपल मान लो कहीं लिखा है कि I1 की वैल्यू है 5 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 10 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 10 एम्पियर। बोलो बेटा स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। वोल्टेज देख के तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो, आप करंट देख के भी अंदाजा लगा सकते हो। स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन सर। स्टेप डाउन, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में करंट ज्यादा है तो वोल्टेज कम होगा, तो स्टेप डाउन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और अगर यहाँ पे मैं 10 कर दूं, यहाँ 5 कर दूं, ये हो गया 10 एम्पियर, ये हो गया 5 एम्पियर। अब बोलो स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप अप। एग्जैक्टली। ये 5 होता, अगर I2 में 10 होता तो ये होता स्टेप डाउन। आप अंदाजा लगा सकते हो। वही चीज मैं यहाँ लिख रहा था कि अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट हाई होगा, इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज लो होगा। सेकेंडरी कॉइल में करंट हाई का मतलब क्या हो, वोल्टेज लो होगा, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। तो स्टेप अप स्टेप डाउन आप करंट देख के भी पहचान सकते हो। वोल्टेज वाला तो आसान है कि वोल्टेज अगर प्राइमरी से ज्यादा होगा सेकेंडरी में तो स्टेप अप, सेकेंडरी में कम होगा प्राइमरी से तो स्टेप डाउन। आप करंट देख के भी बता सकते हो, मैंने ये भी बोल दिया आपको। क्लियर हो गया बेटा? बोलो। यस सर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक और चीज बताता हूँ। देखो बेटा, आपको मैंने बोला अभी कि अच्छा देखो हमने पढ़ाया आपको कि E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d∅/dt, ये हुआ। और E2 इज इक्वल टू मैंने बताया आपको माइनस N2 d∅/dt, EMF इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये मैंने पढ़ाया आपको। अगर मैं E1 E2 और E1 का रेशियो निकालता हूं तो क्या आएगा, E2 होगा माइनस N2 d∅/dt और E1 होगा माइनस N1 d∅/dt। तो ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया N2/N1, यानी कि E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 और इज इक्वल टू I1/I2। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि प्राइम स्टेप अप है या स्टेप डाउन। देखो E2 और N2 एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो उसकी EMF यानी वोल्टेज ज्यादा होगी तो स्टेप अप होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हाई होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज भी सेकेंडरी कॉइल में हाई होगा। यस। और वोल्टेज हाई होते ही क्या हो जाएगा, ये स्टेप अप, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में लो होगा तो इसका मतलब है कि वोल्टेज भी लो होगा, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया स्टेप डाउन। ठीक है, क्लियर हो गया। आप वोल्टेज देख के भी स्टेप अप स्टेप डाउन बता सकते हो, करंट देख के भी बता सकते हो, और साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स देख के भी बता सकते हो। तो आप देखो बेटा यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, कहाँ गया स्टार्ट से, वो खत्म हो गया। तो उसमें जो मैंने बनाया था वो आपकी कॉपी में बना हुआ होगा। बोलो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी में। सेकेंडरी में। तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा ये बेटा? ये स्टेप अप। स्टेप अप, वेरी गुड। अब ये एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर का? हाउ कैन वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर?
देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है बच्चे, तो एफिशिएंसी इटा इज इक्वल टू होगा पावर आउटपुट का मतलब है पावर क्या वोल्टेज इनटू करंट, तो आई E2 इंटू I2 अपॉन E1 इंटू I1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ओके। Sir, efficiency means Efficiency means how much the transformer is efficient to work, है ना। कोई किसी भी काम की एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम जिस चीज के लिए बनाया गया है, कोई भी मशीन, वो कितना काम कर रहा है, दैट इज एफिशिएंसी, दैट मींस एफिशिएंसी। ओके, अच्छा, लेट अस सपोज आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट कि देयर इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर हमारे पास आइडियल है, ठीक है बेटा। वोल्टेज और करंट सेकेंडरी में बताना है, बता दोगे। प्राइमरी का वोल्टेज यानी कि E1 की वैल्यू है 220 वोल्ट और ये I1 की वैल्यू है 10 एम्पियर। E2 और I2 निकालना आपको, E2 कैलकुलेट करना है और I2 कैलकुलेट करना है, दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करिए बेटा। बताया था ना मैंने फॉर्मूला, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, उल्टा E2 अपॉन E1 तो I1 अपॉन I2। E2 की वैल्यू निकालनी है, I1 अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 upon N1। हाँ ये तो होता है, ये साथ में एक और फॉर्मूला होता है N1 अपॉन N2 अपॉन N1 भी तो होता है ना, याद है? Yes। हाँ वो वाला यूज करो, क्योंकि I1 I2 सब कुछ तो गिवन नहीं है। ये लिखो आप N2 अपॉन N1, यहाँ पे इसको NS को N2 कह सकते हो और N2 को N1 कह सकते हो, ये N1 है ये N2 है, तो E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1।
ठीक है, जल्दी करिए। तो आप यहाँ पे E2 इक्वल टू क्या लिखोगे? E2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाइड बाई E1। N2 की वैल्यू है, अच्छा N2 की वैल्यू 100 दे दिया मैंने, 200 है, सॉरी। तो 200 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई E1 की वैल्यू है 220। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 220 इंटू 2 इज 440। 220 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 440 वोल्ट। 440 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से E2 निकाला आपने, अब निकालना आपको I2। I2 निकालिए। I2 कैसे निकालेंगे? एक और रिलेशन हमने पढ़ा है, दैट E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। I1 अपॉन I2 ना। E2 की वैल्यू है बेटा 440, E1 है 220 और I1 की वैल्यू है 10 एम्पियर। आपको I2 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल। 22 इंटू 44, ये 2 टाइम्स में। यहाँ से I2 इज इक्वल टू होगा 10 अपॉन 2 एंड दैट वुड बी 5 एम्पियर। डन? यस सर। ठीक है, ओके। ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होती हैं, वो पढ़ना है, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। नो आइडिया। Sorry, energy losses in transformer. There are three, four losses in transformer. The first energy loss is called as flux leakage. Flux leakage क्या होता है बेटा कि ट्रांसफार्मर में अगर आप देखोगे, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इसका काम है कि फ्लक्स को लीकेज से बचाना, फ्लक्स को लीकेज से बचाना, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब ये अगर आप फील्ड लाइंस को गौर करोगे तो ये एक फील्ड लाइन होगा, कुछ फील्ड लाइन ऐसे होगा, कुछ फील्ड लाइन ऐसे होगा, कुछ फील्ड लाइन कुछ ऐसे होगा, और इसका देखो कुछ पार्ट बाहर की तरफ निकलेगा, इसका कुछ पार्ट देखो बाहर की तरफ निकलेगा। वैसे ही कुछ फील्ड लाइन ऐसे होगा, कुछ यूं होगा, कुछ यूं होगा। इसका देखो ये पार्ट बाहर निकल रहा है इधर, इसका ये पार्ट बाहर निकल रहा है। तो ये जो फील्ड लाइंस जो बाहर की तरफ जा रही हैं, जो आपके इसके अंदर नहीं है कोर के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्स लीकेज। इसी को फ्लक्स लीकेज कहते हैं, इसी को हम लोग फ्लक्स लीकेज कहते हैं। फ्लक्स लीकेज वन ऑफ ए काइंड ऑफ लॉस इन ट्रांसफार्मर। अब इस फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी मिनिमाइज दिस लीकेज? We can minimize this leakage by using soft iron core. सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करके हम इस फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है। जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती होंगी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और उसको बाहर नहीं जाने देगा। तो ये इसका एडवांटेज है सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी लॉस। हमें पता है कि जो कॉपर की वाइंडिंग की हमने, तो उसका अपना भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और उसके रेजिस्टेंस की वजह से हमें पता है कि जब किसी भी कॉइल में या किसी भी वायर में करंट पास करती है और वो उसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो वो हीट जनरेट करेगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा होगा आपने, पढ़ा नहीं पढ़ा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा होगा ना? हाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यस। H equal to VIR.
ठीक है, तो उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, और किसी भी कॉइल के अंदर जब रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों कॉइल है, मान लो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है आपका, ठीक है, तो इन कॉइल के अंदर भी अपना इसका रेजिस्टेंस होगा, खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस की वजह से भी एनर्जी लॉसेस होंगे। क्यों? क्योंकि जब किसी भी कॉइल में करंट पास करती है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर प्योर कंडक्टर तो होता नहीं, उसके अंदर रेजिस्टेंस जरूर होता है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्रिएट होगा, एंड दैट इज हाउ एनर्जी विल लॉस। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगा? हीट के फॉर्म में होगा, एंड दैट विल बी आई स्क्वायर आर टी। ये पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में और 12th में भी पढ़ा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीट इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर आर टी व्हेन अ करंट इज पास्ड इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में या रजिस्टर में जब करंट पास करता है तो इसके वजह से, करंट के पास होने की वजह से और या रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होता है, और दैट इज एच आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे हीट का काम कोई है नहीं, तो आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे लॉस होगा। अब इस एनर्जी को कैसे मिनिमाइज किया जा सके? इस एनर्जी को मिनिमाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक ऐसा मटेरियल आप यूज करिए जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो, कम से कम हो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को अगर आप घटा दो तो लॉसेस कम होंगे। तो रेजिस्टेंस घटाने की 2-3 तरीके हैं। ठीक है, तो रिड्यूस रेजिस्टेंस हमारे पास 2-3 मेथड है कि पहली बात तो मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल यूज करो जिसका रेजिस्टिविटी कम से कम हो। लो रेजिस्टिविटी यूज करो आप, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर की सबसे कम होती है लो रेजिस्टिविटी। कॉपर यूज करो आप, सिल्वर तो यूज नहीं कर सकते, सिल्वर बहुत कॉस्टली है ना, एक्सपेंसिव है। दूसरा है कि अगर कॉपर भाई भी यूज कर रहे हैं तो हम लोग थिक वायर यूज करें, थिक वायर ऑफ कॉपर, क्योंकि हमें पता है कि जब एरिया होता है ज्यादा तो रेजिस्टेंस हो जाता है कम, है ना। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, याद पढ़ा होगा ना क्लास 10th में 12th में दोनों में। यस सर। हाँ, तो एरिया ज्यादा होगा, थिक वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कम होगा, स्क्वायर आर टी कम होगा तो लॉसेस कम होंगे, सिंपल। दूसरा है लॉस। तीसरा जो लॉस है उसको कहते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस। जो तीसरा लॉस उसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस? हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या है? देखो बेटा, अब हमें पता है ना कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर इसका डायरेक्शन बार बार पीरियोडिकली रिवर्स होता है ना बच्चे। और ऑल्टरनेटिंग करंट के डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी रिवर्स होगी, वो भी चेंज करेगी बार बार। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा, है ना बेटा। ओके, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा कॉन्टिन्यूअसली, तो इसके चेंज होने की वजह से जो आपका कोर है वो बार बार मैग्नेटाइज होगा, जो आपका कोर है वो बार बार मैग्नेटाइज होगा। पहले करंट आया यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो मैग्नेटाइजेशन होगा, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, करंट खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और फिर अगले हाफ साइकिल में फिर से करंट आ गया तो वो रीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये बार बार मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और रीमैग्नेटाइजेशन की वजह से लॉसेस क्रिएट होते हैं, और जब लॉसेस क्रिएट होंगे, इस लॉस को हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस का सबसे बढ़िया एक ग्राफ बनता है, बस खाली आप देख लो कैसे बनता है, वो आपको पढ़ना नहीं है, बस खाली ग्राफ को देख लो। ये हिस्टेरेसिस कर्व कहलाता है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में ग्राफ बनता है जिसको कॉल्ड है हिस्टेरेसिस कर्व, HYSTRESIS, हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, और ये तुम्हारा
ग्राफ है। हिस्टेरेसिस लॉस जितना का एरिया, जितना हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया जितना ज्यादा होगा, एनर्जी लॉस उतनी ज्यादा होगी। एनर्जी लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, यानी कि जिस मटेरियल का हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया ज्यादा होगा उस मटेरियल में एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। और सॉफ्ट आयरन कोर का सबसे छोटा हिस्टेरेसिस कर्व बनता है। वी यूज soft iron core which forms a very short hysteresis curve। ठीक है बच्चे, सिंपल है, ये याद करने वाली चीज है बच्चे, याद करने वाला, ऐसा नहीं एक्सप्लेनेशन पूछते नहीं है, बस एग्जाम में ये पूछेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। तो क्या लिखोगे, पहला लिखोगे फ्लक्स लिखिए, दूसरा लिखोगे रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, तीसरा लिखोगे हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, एंड 3 हो गया, एंड फोर्थ वन इज एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, देखो बेटा जब करंट चेंज करता है ना, एसी करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो जब कभी भी करंट चेंज होगा, जब कभी भी करंट चेंज करेगा तो करंट के चेंज होने से हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, आता नहीं आता? और इंड्यूस्ड ईएमएफ के आने से इंड्यूस्ड करंट आता है। ये सारी कहानी ट्रांसफार्मर में भी होता है। अब ये जो इंड्यूस करंट आता है, ये इंड्यूस करंट ट्रांसफार्मर में 2 जगह पे पहुंच जाता है। एक तो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में, जहां पे इंड्यूस करंट चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो भी तो कंडक्टर है, तो ये जो कोर लगाया हमने, मटेरियल ऑफ कोर में भी इंड्यूस करंट पहुंच जाता है। मटेरियल ऑफ कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, इस सॉफ्ट आयरन कोर की वो भी कंडक्टर है, तो इंड्यूस करंट यहां पहुंचा, बिल्कुल सही था, हमको यहाँ पे करंट चाहिए था, लेकिन साथ ही में कोर के मटेरियल में भी करंट चला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं एडी करंट लॉस। क्या कहते हैं बेटा? एडी करंट लॉस। हमें कोर में तो करंट नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ करंट चाहिए आपके वाइंडिंग के अंदर, कॉइल के अंदर, कोर में तो करंट चाहिए नहीं, लेकिन कोर में भी करंट गलती से लीक कर जाता है, तो इसी को एडी करंट लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एडी करंट लॉस। क्लियर है? अब इस एडी करंट लॉस को मिनिमाइज कैसे करें? हाउ कैन वी मिनिमाइज दिस एडी करंट लॉस? We can minimize this eddy current loss by using laminated core. By using laminated core with, कभी ट्रांसफार्मर अपने लाइफ में देखा है? जो आपके कॉलोनी के अंदर ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कॉलोनी के बाहर एक ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर देखा कभी? वो ब्लैक ब्लैक सा उसके अंदर लिक्विड लगा हुआ होता है, तो वो ब्लैक ब्लैक सा लिक्विड क्यों लगाते हैं? एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर विद इंसुलेटिंग लिक्विड, insulating liquid in between. Laminate core means
लैमिनेटेड कोर का मतलब है जो कॉपर कॉइल हम वाइंड कर रहे हैं ना, उसको लैमिनेट कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं ऊपर से, और उसमें लिक्विड डाल देते हैं ताकि जो है कि करंट पास नहीं करे, करंट लीक नहीं करे, वाइंडिंग से करंट कोर में नहीं आए। इंसुलेटिंग लिक्विड डालते हैं, वो भी जनरली जो मोबिल वगैरह होता है वो डालते हैं, तो करंट पास नहीं करे, करंट लीक नहीं करे। आपको आपका करंट वाइंडिंग में चाहिए तो करंट वाइंडिंग में ही रहे, करंट कोर में नहीं आए। आप समझ के बात को? हाँ, तो ये रहा पूरा ट्रांसफार्मर की कहानी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन कौन से होते हैं, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, हाउ कैन वी फाइंड द करंट इन सेकेंडरी या वोल्टेज इन सेकेंडरी, हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये सारा प्रोसेस मैंने बताया। कुछ भी डाउट है तो बताइए। यस, सॉरी, आइडियल ट्रांसफार्मर में भी होता है सर एनर्जी लॉस? हाँ, ना ना ना, आइडियल ट्रांसफार्मर तो लॉसेस नहीं होंगे ना, जाहिर सी बात है, वो आइडियल है, उसमें क्यों होंगे? आइडियल ट्रांसफार्मर में तो पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट, लेकिन जब करंट ट्रांसफार्मर में लॉस हो रहा है तो वो पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट नहीं होगा, है ना। और जब वो नहीं होगा, ये जो रिलेशन मैंने बताया आपको कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, ये सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर में ही होता है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर में ही होता है सिर्फ। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तभी ये रिलेशन हम लिख सकते हैं कि इसी केस में पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट होगा, PI इज इक्वल टू PO, इस केस में होगा। लेकिन अब एक और रिलेशन मैंने बताया कि दैट E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये जो मैंने रिलेशन बताया ये ऑलवेज वैलिड है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया, PI इक्वल टू PO, कुछ अज्यूम किया नहीं है, इसमें सीधा डायरेक्टली हमने E2 की वैल्यू पुट की, माइनस N2 d5 अपॉन dt, d5 अपॉन dt ऊपर नीचे कट गया तो N2 अपन ने बनाया, तो ये हमेशा वैलिड है और ये सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही वैलिड है। आई बात समझ बच्चे? ये ट्रांसफार्मर की पूरी कहानी बेटा। कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नो सर। हाँ देखिए, ये रिलेशन जो आपका है ना, ये देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आया है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर हो गया।